हेलो एवरीवन फ्रेंड्स हमारा टॉपिक था देवनागरी लिपि का मानक स्वरूप। इसके हमने 3 पार्ट किए थे। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था देवनागरी लिपि का मानक स्वरूप, उसकी प्रस्तावना पढ़ी थी। लिपि का स्वरूप एवं विकास, लिपि की परिभाषा, लिपि के फायदे और लिपि के गुण। और इस टॉपिक के सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा था देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ, देवनागरी लिपि की विशेषताएं क्या क्या थी, देवनागरी लिपि के दोष और त्रुटियां कौन सी थी, और देवनागरी लिपि में सुधार के कौन कौन से काम हुए थे। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे देवनागरी हिंदी भाषा का मानकीकरण, यानी कि जो हिंदी भाषा का मानकीकरण है वो कैसे हुआ, और देवनागरी लिपि का मानकीकरण कैसे हुआ, और इस पूरे टॉपिक का सारांश हम पढ़ेंगे आज। फर्स्ट पॉइंट है हमारा हिंदी भाषा का मानकीकरण। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि मानकीकरण से क्या अभिप्राय है, मानकीकरण होता क्या है। तो किसी भी भाषा का प्रयोग लाखों करोड़ों व्यक्ति करते हैं, इस उसका क्षेत्र भी अत्यंत विस्तृत होता है। फलतः उस भाषा में अलग अलग क्षेत्रों के बोलियों के प्रभाव से ध्वनि रूपों, वर्तनी आदि में अनेक रूप विकसित हो जाते हैं। इसी कारण उसके प्रयोग को लेकर अनेक रूपताएं दिखाई देने लगती हैं। इनसे उसके प्रयोग को लेकर अनेक प्रकार की कठिनाइयां आने लगती हैं। भाषा की इतनी विविधता के कारण विद्वानों के द्वारा किसी एक रूप को मानक या पैमाने के रूप में मान्यता दी जाती है। यानी कि जो हमारी भाषा होती है उसके अंदर बहुत सारे रूप आ जाते हैं, अलग अलग भाषाओं के शब्द आ जाते हैं, अलग अलग भाषाओं के वर्ण आ जाते हैं। तो जो हमारी भाषा है उसका मिक्स रूप हो जाता है। तो उस भाषा के अंदर हमको किन किन शब्दों को, किन किन वर्णों को मान्यता प्रदान की जाती है, उसको हम मानक भाषा का मानक रूप बोलते हैं। यानी कि जो अपनी गवर्नमेंट है उसने किन किन शब्दों का मानक रूप जो है हमको दिया है, या मानक रूप स्पष्ट किया है, या मानक रूप को मान्यता दी है, उसको हम मानकीकरण कहते हैं। तो भाषा के इसी रूप को मानक भाषा कहा जाता है। डॉक्टर हरदेव बहारी के अनुसार, डॉक्टर हरदेव बहारी जी ने कुछ बोला है मानकीकरण के बारे में कि शिक्षित वर्ग के द्वारा भाषा का जो एक सामान्यीकृत आदर्श होता है उसे भाषा का मानक रूप कहते हैं। हरदेव बहारी जी के अनुसार मानक रूप क्या होता है, शिक्षित वर्ग के द्वारा भाषा का जो एक सामान्यकृत आदर्श होता है, यानी जो शिक्षित वर्ग के द्वारा भाषा का जो आदर्श रूप होता है उसको हरदेव बहारी जी ने भाषा का मानक रूप कहा है, जिसका स्वरूप शिक्षा, संचार माध्यमों और सरकारी कामकाज में प्रतिष्ठित होता है। यानी सरकारी कामकाज के अंदर जो भाषा का उपयोग होता है उसको हरदेव बहारी जी ने भाषा का मानक रूप कहा है। मानक भाषा को व्यापक रूप से सामाजिक मान्यता प्राप्त होती है। हिंदी का विकास मूलतः मेरठ के आसपास बोली जाने वाली कोरवी बोली से हुआ। हिंदी का विकास कैसे हुआ, मेरठ के आसपास बोली जाने वाली जो कोरवी बोली थी वहां से विकास हुआ। आज इसकी 6 उपभाषाएं और 17 बोलियां हैं। हिंदी भाषा की 6 तो उपभाषाएं हैं और 70 बोलियां हैं। यह विश्व की तीसरी सबसे बड़ी भाषा है। जो अपनी हिंदी भाषा है वो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी भाषा है। इसी कारण इसमें उच्चारण और लेखन को लेकर अनेक प्रकार की विविधताएं विद्यमान हैं। इसी कारण इसमें उच्चारण और लेखन को लेकर अनेक प्रकार की विविधताएं विद्यमान है। उन्हें दूर करने के लिए ही इसके मानकीकरण का प्रयास किया गया, यानी जो विविधताएं हैं उनको दूर किया है, और उनको दूर करने के लिए जो मानकीकरण अपनाया गया, मानकीकरण का प्रयास किया गया। अब बताएं देवनागरी लिपि का मानकीकरण। वो था हिंदी का मानकीकरण, हिंदी भाषा का मानकीकरण। और अब हमारा पॉइंट आता है देवनागरी लिपि का मानकीकरण। देवनागरी लिपि का मानकीकरण कैसे हुआ और क्या क्या पॉइंट्स है इसमें वो हम पढ़ेंगे। तो 1973 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय की ओर से देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण का प्रकाशन हुआ। सबसे पहले कैसे हुआ प्रकाशन, तो 1973 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय की ओर से देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण का प्रकाशन हुआ। इसके सुझावों का संक्षेप इस प्रकार है। मानकीकरण कैसे हुआ है केंद्रीय हिंदी निदेशालय की ओर से देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी का। तो देवनागरी वर्णमाला तथा अंकों का स्वरूप, जो मानकीकरण हुआ उसमें देवनागरी वर्णमाला कौन सी थी और अंकों का स्वरूप कैसा था।
तो इनमें अ, ख, छ, ज, ण, ध, भ और श का रूप ध्यान में रहे। स्वर्थ है इसमें अ से लगाकर औ तक, और इसकी मात्राएं ये थी। और अनुस्वार था अम, और अनुनासिक विसर्ग ये था विसर्ग। और व्यंजन कौन कौन से थे? व्यंजन थे क से लगाकर ह तक। और परंपरागत संयुक्त व्यंजन थे 4, अक्षर, त्र, ज्ञ और स्र। और हल चिन्ह था ये। और ग्रहित वर्ण कौन से थे? ओ, ख, ज, ह। और देवनागरी अंक थे। देवनागरी अंक कौन से थे? जो हमारी हिंदी की जो गिनती होती है, हिंदी के जो अंक होते हैं, वो देवनागरी अंक थे। इनको मान्यता प्रदान की गई है। अंतरराष्ट्रीय अंक हैं 1, 2, 3, 4, जो 1 से लगाकर 9 तक और 0 है, ये अंतरराष्ट्रीय अंकों के रूप में इनको मान्यता दी गई है देवनागरी लिपि के अंदर। संविधान के अनुसार संघ के राज कार्य के लिए अंतरराष्ट्रीय अंकों का प्रयोग होगा, परंतु राष्ट्रपति संघ के किसी भी राजकीय प्रयोजन के लिए भारतीय अंकों के देवनागरी रूप के प्रयोग को प्राधिकृत कर सकते हैं। संयुक्त वर्ण। खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप खड़ी पाई को हटाकर ही बनाया जाना चाहिए। जैसे व्याख्या लिखा तो ख और य को क्या लिखा है इन्होंने? क्य। व्याख्या। कृतज्ञ, तो इसकी खड़ी पाई हटा दी तो ये हो गया कृतज्ञ, आधा ग और न, कृतज्ञ। खड़ी पाई हटा दी और ये संयुक्त वर्ण बन गया अग्न। ये दोनों है जो संयुक्त वर्ण है, कृतज्ञ। और राज्य, राज्य के अंदर ज की खड़ी पाई हटा दी तो ज्य बन गया राज्य। सत्य, त की खड़ी पाई हटा दी तो त और ये संयुक्त वर्ण बन गया सत्य। यानी कि खड़ी पाई को हटाने पर संयुक्त वर्ण बन जाएगा। अग्ध, मुग्ध, अच्छा और पुण्य। इसमें एक नोट है। नोट क्या है? र प्लस त प्लस र व दोनों रूप मान्य हैं। इनके जो है दोनों रूप मान्य है। खड़ी पाई भी मान्य है और आधा जो अक्षर है वो भी मान्य है। जैसे थ्य, तथ्य, कंद, प्रारब्ध, रम्य, उल्लेख, श्लोक, स्वयं, ध्वनि, प्राप्त, सभ्यता, शय्या, व्यक्ति, कष्ट, यक्ष्मा। त्र्यंबक। नोट, श का र के साथ संयोग श्र होगा, जैसे श्री, श्रुति और श्रम। जो श का र के साथ स जो है र के साथ मिलेगा तो ये श्र हो जाएगा। इस तरीके से लिखा जाएगा र को। आधे रखो। क और फ के अंत का अंकुड़ा हटा दे, जैसे मक्खन, दफ्तर। तो क और फ है, इसका जो ये यहाँ गोल आता है, इसको हटाने पर ये संयुक्त वर्ण बन जाएगा। र पहला व्यंजन हो तो उसके लिए ही रेफ होना चाहिए, जैसे धर्म, आर्य, कर्ता। रेफ अगले व्यंजन के ऊपर होगा, यानी कि जो आधा र है वो अगले अक्षर के ऊपर लगेगा। जैसे धर्म, द के बाद र आ रहा है तो ये र म के ऊपर लगेगा धर्म। आर्य तो य के ऊपर र लगेगा, और करता है तो ये र ता के ऊपर लगेगा, और ता के भी अगले वाले डंडी के ऊपर लगेगा। उस मात्रा के ऊपर डाला जाएगा, जैसे धर्म, वार्ता, विद्यार्थी। तो जो मात्रा आएगी अगली वाली उसके ऊपर र लगेगा, और मात्रा नहीं होगी तो अगले वाले। जैसे वार्त लिखना है तो त के ऊपर आएगा, और वार्ता लिखना है तो ता की मात्रा के ऊपर र लगेगा। इसको मानक रूप माना गया है। र दूसरा अथवा पूरा व्यंजन होगा तो पाई के साथ होगा, जैसे प्रकार, क्रम। र पूरा होगा तो पाई के यहाँ पे र लगेगा, जैसे प्रकार, क्रम, ग्राम, स्रोत। और पाई न हो तो छ, ट, ड, द्र, ह्य के ये दो रूप होंगे, जैसे कृच्छ, ट्राम, ड्रामा और ब्रह्म। ट, ड, द, ढ को हलंत चिन्ह के साथ लिखा जाए, जैसे पट्टी, टिड्डम, विद्या, ब्रह्म। इनको हलंत के साथ लिखना है, सिर्फ इनको। नोट,
ठ और संयोग में पहले व्यंजन नहीं होते हैं। ट, ड, द, द वाले संयोग में यदि ई की मात्रा हो तो वह दूसरे व्यंजन से पहले आएगी, जैसे कुटिम, बुद्धिमान, चिन्हित। तीसरा पॉइंट है क, अनुस्वार। बंदी दोनों का प्रयोग होना, चंद्र बिंदु और अनुनासिक चिन्ह चाहिए, जैसे पंचमाक्षर अंग, यण, नम के संयुक्त व्यंजन में आता हो। वहां एक रूपता और मुद्रण लेखन की सुविधा के लिए अनुस्वार का ही प्रयोग होना चाहिए, जैसे गंगा, चंचल, ठंडा, संध्या, संपादक। परंतु जहां पंचमाक्षर का संयोग अपने वर्ण के पहले 4 व्यंजनों से भिन्न व्यंजन के साथ हो रहा हो तो वहां पंचमाक्षर ही होगा, अनुस्वार नहीं, जैसे वांग्मय, अन्य, अंत, उन्मत्त। यानी कि ये जो अंग, यण, नम, इनमें से ये पांचों अक्षर आ रहे हैं आधा अक्षर से पहले, तो ये पूरा आएगा और यहाँ पे हलंत लगेगा। और इन पांचों अक्षर में से कोई दूसरा वर्ण आ रहा है, दूसरा व्यंजन आ रहा है, तो वहां पर ये अक्षर आधा लग जाएगा, जैसे य में लगा है तो आधा न, अन्य। और यहाँ भांग में लिखा है क्योंकि ये पंचम अक्षर का पांचवा अक्षर आ रहा है, अंग, यण, न, म, इन पांचों में से ये अक्षर यहाँ पर आ रहा है, तो ये पूरा अंग आएगा। और इनके अलावा जो दूसरे व्यंजन आएंगे उनमें आधा लगेगा, ये पूरा पूरा न और हलंत के साथ में लगेगा, आधा लगेगा। चंद्र बिंदु के बिना अर्थ में ब्रह्म की गुंजाइश रहती है। जैसे अनुस्वार व्यंजन का गुण है वैसे अनुनासिक स्वर का गुण है, अतएव चंद्र बिंदु का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, जैसे हंसना, मुंह, लांगना, मूंदना, सवाना। जहां शिरोरेखा के ऊपर मात्रा आती हो वहां अनुस्वार लगाना चाहिए, क्योंकि मात्रा के साथ चंद्र बिंदु लगाने में छपाई में कठिनाई होती है, जैसे नहीं का नहीं, मैं का मैं, जोंक का जोंक ठीक नहीं लगता है। विदेशी ध्वनियां। विदेशी शब्दों का लिप्यंतरण इतना क्लिष्ट नहीं होना चाहिए कि उसके लिए वर्तमान देवनागरी वर्णमाला में अनेक नए संकेत चिन्ह जोड़ने पड़े, परंतु लिप्यंतरण मानक अंग्रेजी या अरबी फारसी उच्चारण के अधिक से अधिक निकट होना चाहिए। डॉक्टर, फॉर्म, पॉकेट आदि में ओ के ऊपर अर्धचंद्र लगाना चाहिए। अंग्रेजी और फारसी दोनों भाषाओं से हिंदी ने बहुत से शब्द लिए हैं। जिस तरह हम चाहते हैं कि संस्कृत के शब्दों के ध्वनि संकेत तत्सम रूप में रहें, उसी तरह ज, फ इन दोनों विदेशी भाषाओं में उच्चरित होते हैं, इनका प्रयोग करना चाहिए, जैसे फेल, फारसी, फजल, जोर, जीरो, फौरन, फोटो, ये सारे फारसी शब्द है। फ और ज, ग, ज, फ, ये फारसी शब्द तो इनसे कौन से बने हैं? फेल, फारसी, फजल, जोर, जीरो, फौरन और फोटो। क, ख का उच्चारण हिंदी में क न हो गया है, इसलिए इनके नीचे नुक्ता लगाने की आवश्यकता नहीं है। ख हिंदी में लगभग ख हो गया है, परंतु जो शुद्धता का ख्याल रखे हुए ख का प्रयोग चला सकते हैं। जो फारसी शब्द है क नहीं, ग, ख, ज, फ, तो उनके नीचे नुक्ता लगता है, लेकिन अब आम ख के रूप में प्रयोग होने लगा है तो उसके नीचे नुक्ता नहीं लगाते हैं। भारत की अन्य भाषाओं की ध्वनियां। हिंदी सार्वदेशिक भाषा तभी हो सकते हैं जब उसमें अन्य भारतीय भाषाओं की विशिष्ट ध्वनियों को भी स्थान दिया जाए। इन भाषाओं का सही सही लिप्यंतरण करने के लिए निम्नलिखित चिन्ह देवनागरी में जोड़े गए हैं। कश्मीरी ए, ओ, अ, उ, छ और ज। सिंधी ग, ज, ड और ब। बंगला असमिया य। दक्षिण भारतीय र, ल, प, न। उर्दू अ। जैसे आबदत, आदत में विराम चिन्ह। अंग्रेजी का फुल स्टॉप ग्रहण नहीं किया जाएगा। खड़ी पाई ही पूर्ण विराम का चिन्ह है। जो अंग्रेजी का फुल स्टॉप है वो अपने हिंदी के अंदर खड़ी पाई का काम नहीं करेगा। लेकिन आजकल पत्र पत्रिकाओं में डॉट का प्रयोग हो रहा है, इससे स्थान की बचत होती है। पत्र पत्रिकाओं के अंदर जगह नहीं होती तो जो है फुल स्टॉप ये डॉट के रूप में लगाते हैं, जबकि
अपनी शुद्ध हिंदी में खड़ी पाई होती है। तो पत्र पत्रिकाओं में तो डॉट का प्रयोग होता है, लेकिन हिंदी की शुद्धता का ध्यान रखें तो खड़ी पाई लगानी चाहिए हमको। ए औ मात्राएं दो दो ध्वनियों के संकेत हैं, यही प्रचलित रहे। संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। आई के बाद यह हो तो आई, औ के बाद वह हो तो औ स्वतः बोलने में नियमबद्धता आ जाती है, जैसे मैया, भैया, कौआ, हौवा। सातवां नियम कौन सा है? संस्कृत के जिन शब्दों में विसर्ग का प्रयोग होता है उन तत्सम शब्दों में विसर्ग अवश्य रहना चाहिए, जैसे दुख तद्भव शब्द में आवश्यकता नहीं है, जैसे दुखिया। तत्सम शब्द है उसके अंदर विसर्ग लगानी आवश्यक है, लेकिन तद्भव के अंदर विसर्ग लगाने की जरूरत नहीं है। संस्कृत मूलक तत्सम शब्दों में जहाँ हल चिन्ह होता है वहां रहना ही चाहिए, परंतु जहाँ व्यवहार में सामान्यतः उसे लुप्त कर दिया गया है वहां उसका पुनरुद्धार करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे जगत, महान, भगवान, विद्वान में। हाइफन या योजक चिन्ह। हाइफन किसको बोलते हैं? योजक चिन्ह को। हाइफन का दूसरा नाम क्या है? योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का प्रयोग स्पष्टता के लिए किया जाता है। स्पष्टता आ जाती है योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए इसका प्रयोग किया गया है। इसके भी ये नियम है। क है द्वंद्व समास में पदों के बीच में योजक चिन्ह रखा जाए। जो द्वंद्व समास है अपना, उसके अंदर योजक चिन्ह रखा जाना चाहिए, जैसे माँ बाप, रात दिन, देख रेख, राम लक्ष्मण, चाल चलन, खेल कूद, चलना फिरना, पढ़ना लिखना, लेन देन। तो पढ़ने में थोड़ी स्पष्टता रहती है, आसानी से समझ में आ जाता है। बहुव्रीहि समास में हाइफन बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। जो द्वंद्व समास है उसमें लगाना चाहिए और बहुव्रीहि समास में नहीं लगाना चाहिए, जैसे घनश्याम, नंद दुलारे, लंबकर्ण, शूर्पणखा, सिरफिरा, बारहसिंगा, पतझड़ और एकतारा, इनके अंदर योजक चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। घ वाला नियम है, सामान्यतः तत्पुरुष समास में हाइफन लगाने की आवश्यकता नहीं है। जो तत्पुरुष समास है उसमें भी योजक चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है, जैसे राम राज्य, राजकुमार, गंगाजल, ग्रामवासी, आत्महत्या। यदि संयोग में ब्रह्म की संभावना हो, संयोग में ब्रह्म की संभावना हो या समास के पद बड़े बड़े हों तो योजक चिन्ह लगाना चाहिए। समास के पद बड़े हो तो योजक चिन्ह लगाना चाहिए, या ब्रह्म की संभावना हो तो योजक चिन्ह लगाना चाहिए, जैसे ब्राह्मण कन्या, भूतत्व। योजक चिन्ह हाइफन के बिना भूतत्व, भूत होने का भाव ब्रह्म उत्पन्न करता है, यानी कि इसमें अपन योजक चिन्ह नहीं लगाएंगे तो अलग अर्थ निकल जाएगा अपना। इसी प्रकार अनति का अर्थ होता है थोड़ा, और अनति का अर्थ हो जाएगा नम्रता का अभाव। अनख क्रोध, और अनख यानी बिना नख का, तो अर्थ चेंज हो जाएगा, इसलिए इसके अंदर लगाना चाहिए। कठिन संधि से बचने के लिए भी हाइफन का प्रयोग किया जाना चाहिए, जैसे द्विअर्थक, स्त्री उपयोगी। मतलब जो अपन योजक चिन्ह नहीं लगाएंगे तो ये संधि से जुड़ जाएंगे, स्त्रीयोपयोगी हो जाएगा, तो पढ़ने में थोड़ी कठिनाई होगी, इसलिए इसके अंदर भी योजक चिन्ह लगाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक यहीं खत्म हो गया है और अब हम इस पाठ का सारांश पढ़ेंगे। पिछले 100 वर्षों से हिंदी भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया चल रही है, परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से इसकी गति तेज हुई है और भाषा का बहुत सारा स्वरूप मानक हो गया है। फिर भी कई मुद्दों में द्विरूपता शेष है। इसके निवारण के लिए भी कुछ नियम निर्धारित कर लिए गए हैं। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनके बारे में विद्वानों में मतभेद हैं। संसार की बड़ी बड़ी भाषाओं में भी प्रयोग की नितांत एकरूपता नहीं है। आचार्यों और व्याकरणों में मतभेद बने ही रहते हैं। इसके अलावा भाषा जब आगे बढ़ती है तो उसके सामने नई नई समस्याएं आती रहती हैं। यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। हिंदी में मानकीकरण के व्यावहारिक पक्ष में रेडियो, दूरदर्शन, पत्र पत्रिकाओं और विद्यालयों के सहयोग की आवश्यकता है। नियम तो हैं, परंतु ये अभिकरण इन नियमों से अच्छी तरह परिचित नहीं है। तो फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक खत्म हुआ, और अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपके दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
धन्यवाद।